नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ जो है कि सांख्यिकी। मैंने आपको पिछले टॉपिक तक या पिछले चैप्टर यूँ कह लें, पिछले चैप्टर में पूर्णांक पढ़ा दिया था, पूर्णांक का पूरा रूल पढ़ा दिया था, जोड़ घटाना गुणा भाग और बोडमास रूल। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी को बेसिकली इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। और देखिए, पहले तो हम इस सांख्यिकी में पढ़ेंगे क्या क्या ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी, आंकड़ों की विशेषताएं, आंकड़ों को एकत्र करना, व्यवस्थित करना तथा उनका वर्गीकरण करना, वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना, आंकड़ों के पिक्टोग्राफ मतलब उनका चित्र बनाना, अवर्गीकृत आंकड़ों का मिश्रित दंड आरेख बनाना तथा उनकी व्याख्या करना। ठीक है, जो बार डायग्राम होता है वो बनाएंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग सांख्यिकी को शुरुआत कैसे हुई या सांख्यिकी हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो आइए एकदम स्टार्टिंग से इसको शुरू करते हैं। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। बेसिकली हम लोग जो है टीवी वगैरह देखते हैं या फिर समाचार पत्र वगैरह जब पढ़ते हैं या ट्रेन की टिकट्स वगैरह लेते हैं या फिर बस की टिकट लेते हैं, तो उसमें ट्रेन के आने जाने का कुछ समय निर्धारित होता है। मतलब आपके पास एक सारणी होती है, ढेर सारे आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों से ही आपको सांख्यिकी का इस्तेमाल होगा। जैसे आपके पास आंकड़े होंगे तभी आप सांख्यिकी पढ़ पाएंगे। तो आंकड़ों का क्या काम है? देखिए, सबसे पहली काम होता है सांख्यिकी में हम लोग आंकड़ों को एकत्र करते हैं। किसको एकत्र करते हैं? आंकड़ों को। अब भैया ये आंकड़े कैसे मिलेंगे? देखिए, जब कभी भी आप अगर टेलीविज़न या टीवी देखें तो आप पाएंगे कि उसमें क्रिकेट मैच में कुछ इस तरीके से आपको सारणी दे देता है। इस सारणी से हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे देखते हैं, जैसे कुछ गेंदबाज हैं यहाँ पर और उन्होंने कितने ओवर फेंके, मेडन ओवर कितने फेंके और कितने रन दिए और कितने विकेट दिए। तो यहाँ से देखिए, अगर ब्रेकन की बात की जाए तो उन्होंने कितने ओवर फेंके भाई? 10 ओवर फेंके और उन्होंने 3 मेडन ओवर फेंके जिसमें कोई भी रन नहीं दिया और 20 उन्होंने कुल 10 ओवर में 20 रन दिए और 2 विकेट लिए। इसी तरह भाई हमारे ब्रेटली हैं, ब्रेटली ने भी 10 ओवर फेंके और उन्होंने 1 मेडन ओवर फेंका और 30 रन दिए और उसमें क्या उन्होंने 3 विकेट लिए। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज है जो कि आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से इन आंकड़ों से आपको ये पता करना है कि कौन सा बल्लेबाज कितना ओवर खेला। तो आप आराम से पता लगा लेंगे कि यहाँ पर किस बल्लेबाज ने कितना ओवर खेला या कितनी गेंदें खेली। जैसे आप गंभीर की बात करें तो उसने 40 गेंदें खेली और 65 रन बनाए और कितने मिनट तक वो जो है पिच पर टिका रहा? वो 55 मिनट तक पिच पर टिका रहा। तो इन सारणियों से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये सब आंकड़े हैं। ये सब क्या हैं? आंकड़े। अब चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट बनाई थी और उसमें ये देखा था किस तरीके से वो जो है चीज़ों को एकत्र किए थे। जैसे कि कितने बॉल उन्होंने फेंका, कितनी बॉल उन्होंने फेस की, कितने वो विकेट लिए, कितने मेडन ओवर डाले। तो ये सब क्या है भाई? ये सब एक प्रकार के आंकड़े हैं। क्या है? आंकड़े। तो भाई अब सवाल ये उठता है, आंकड़े को अगर हमको एक लाइन में समाप्त करना हो तो क्या होगा? तो देखिए, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं। ये संख्याओं के संग्रह होता है, यानी कलेक्शन होते हैं, नंबर्स के कलेक्शन होते हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, संग्रह होते हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। भाई आप उन संख्याओं को एकत्र करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि विराट कोहली कितना रन बना पाया, रोहित शर्मा कितना रन बना पाया, कितनी देर वो पिच पर टिके रहे या कितने मेडन ओवर खेले या कितने बॉल पर छक्का मारा। तो आप जब तक संख्याओं का संग्रह नहीं बनाएंगे, यानी वो भी तो नंबर्स के ही फॉर्म में। तो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं और किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। मतलब मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बॉलर कितनी ओवर फेंका, तो आपका उद्देश्य क्या है? कितने ओवर फेंका, उसलिए आपको क्या है? आंकड़े एकत्रित करेंगे। जैसे कितने मेडन ओवर फेंका तो आप आंकड़े एकत्र करेंगे। अब मात्र आंकड़े एकत्रित कर लेने से हमारा काम नहीं हो जाता। मात्र आंकड़े एकत्रित कर लेने से हमारा काम नहीं हो जाएगा, हमको उनको व्यवस्थित भी करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास कितने भी आंकड़े हों, आप उसको इकट्ठा कर लेंगे तो आप मनचाही सूचना नहीं निकाल पाएंगे। आपको उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 रीजन है कि किस रीजन से आप आंकड़ों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए,
मात्र आंकड़ों के संग्रह से हमें विशेष सूचना नहीं मिल सकती। अतः मनचाही जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले आपको यह जानना आवश्यक होता है कि आपको किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता है। मतलब आपको पहले ये जानना होगा कि यह आपको किस प्रकार के आंकड़े चाहिए। आप मेडन ओवर जानना चाहते हैं कि कितने विकेट लिए, ये जानना चाहते हैं, तो आप जब ये जानेंगे तब उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उस गोल को ध्यान में रखते हुए तब आप आंकड़े एकत्र करेंगे। सेकंड पॉइंट, जब आंकड़े एकत्र हो जाए तब आपको आंकड़ों का संग्रह करने के बाद आंकड़ों को व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता होती है। मतलब मात्र जब आप आंकड़े इकट्ठा कर लिए तो सिर्फ इकट्ठा करने से भाई काम नहीं चलेगा, उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा, एक क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो देखिए, गणित की एक शिक्षिका हैं जो 10 विद्यार्थियों का गणित में प्रदर्शन जानना चाहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस गणित में कैसा है, मैथ में उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उनके पास ये आया, ये कुछ नंबर्स आए जिन्होंने उन्हें 50 में से कुछ अंक प्राप्त किए थे, 32, 42, 45, 40, 30, 50, 48, 26, 27 और 32। तो इन आंकड़ों को हम लोगों ने व्यवस्थित कर दिया। सबसे पहले 50, फिर 48, फिर 45, फिर 42, फिर 40, फिर 38, फिर 32, फिर 30, फिर 27, फिर 26। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने अब तक ये देखा कि किस तरह मात्र आंकड़ों को इकट्ठा करके हम उनसे पर्याप्त जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करने के पश्चात उसके बाद आपको उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो व्यवस्थित करने से क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे कुछ आंकड़े हमारे पास थे कि हाई स्कूल में गणित में वो लोग कितना नंबर पाए हैं या क्लास 8 में वो लोग कितना नंबर पाए हैं। तो इसको हमने क्या है, बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो सबसे ज़्यादा नंबर आशीष पाए थे 50 में से, फिर अमिता जी पाई थी, फिर मनीष पाए थे, फिर नीरज पाए थे, फिर दीप्ति पाए थे, एंड सो ऑन, इस तरीके से पाए थे। तो अब देखिए, ये आंकड़े अगर बिखरे होते, जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना आंकड़े बिखरे हुए थे, तो वहाँ पर क्या होता, जैसे अगर पूछते सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो आपको ढूंढना पड़ता। आल्दो आप बता तो लेते कि किसका प्रदर्शन खराब है, थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता। लेकिन जब आंकड़े व्यवस्थित हो जाते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि नेहा का प्रदर्शन सबसे खराब था, या यूँ कह लें बहुत ही कम अच्छा था। ठीक है, तो उन्होंने इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका था, सबसे अच्छा प्रदर्शन आशीष का था, क्योंकि इन्होंने पूरा नंबर पाया है। इसी तरीके से कौन छात्र जो है 30 से थोड़ा ज़्यादा नंबर पाए हैं, जैसे सलमा पाई हैं, रहमान पाए हैं, और अजय जो है 30 तक ही। तो आंकड़ों को मात्र इकट्ठा करने से हमारा काम नहीं होता, आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें व्यवस्थित भी करना होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आंकड़ों का अभिलेखन, कि आंकड़ों को वास्तव में इकट्ठा कैसे करते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक शिक्षिका है, शिक्षिका मतलब आपकी जो टीचर हैं, वो दोपहर के भोजन के साथ आपको मिठाई देने का प्रबंध करती हैं। ठीक है, कि अब बच्चों को जो है भोजन के साथ उनको मिठाई भी मिलेगी। तो कौन कौन सी मिठाई, या तो बर्फ़ी अलाउ है, पेड़ा अलाउ है, गुलाब जामुन अलाउ है और जलेबी अलाउ है। तो 20 छात्र को बोला गया, कितने, 20 छात्र को। तो यहाँ पर उन सभी के नाम लिख दिए गए हैं। जैसे अमिता को बर्फ़ी पसंद है, अनुराधा को पेड़ा पसंद है, उमा को बर्फ़ी पसंद है, प्रीति को बर्फ़ी पसंद है और राधा को गुलाब जामुन पसंद है। इस तरीके से सभी का नाम आपको दे दिया। अब देखिए, इनको व्यवस्थित करने के बाद यहाँ पर भी एक समस्या आती है। जैसे अमिता के लिए बर्फ़ी ले गए, फिर अनुराधा के लिए पेड़ा ले गए, फिर यहाँ पर फिर कोई बर्फ़ी आ गया तो फिर हम जाएंगे बर्फ़ी लेने। तो एक काम करते हैं, इन आंकड़ों को पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इन आंकड़ों को और अच्छे तरीके से हम लोग व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। हम लोग आंकड़ों को एकत्रित करना सीख गए थे। अब आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद उनसे जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, ये सीखने जा रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए, हमने पिछले क्लास में ये बताया, या अभी पीछे ही आपको ये बताया कि किस तरीके से आप आंकड़ों को एकत्र करेंगे। कि 20 छात्र थे, आपके छात्र और छात्रा दोनों थे। उनको शिक्षिका ने क्या, मिठाई देने का प्रबंध किया था। तो मिठाई की कुछ ये सारणी आपको यहाँ पर दे दी है। अब अगर इसमें आपको ये पता करना हो कि अमिता को बर्फ़ी पसंद है, चलो भैया अमिता को बर्फ़ी ले आके दे दिए। इसी तरीके से अनुराधा को पेड़ा पसंद है, तो उन्हें पेड़ा ला के दे दिया गया। तो क्या हम बार बार बर्फ़ी के काउंटर पर जाएंगे, फिर पेड़ा के काउंटर पर जाएंगे, उस चीज़ को बार बार उठाएंगे? तो ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक और सरल तरीका निकाला आंकड़ों को सरल करने के लिए। क्योंकि भैया आंकड़े जितना ज़्यादा सरल रहेंगे ना, उतनी ही सटीक जानकारी हमको मिल पाएगी। तो आंकड़ों को हम अभी और सरल कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम आंकड़ों को एकत्रित करना सीख रहे हैं और आंकड़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो सांख्यिकी हमारा चैप्टर है वो पूरा आंकड़ों पर ही डिपेंड है। तो पहले हम लोग आंकड़ों को ही अच्छे से समझेंगे। तो भैया उसी क्लास की एक मॉनिटर ने, या कुछ भी कोई लड़की है मान लेते हैं, उन्होंने क्या किया, चारों मिठाइयों के सेक्शन को अलग अलग बांट दिया। अब वो ये गिन लेंगे कि बर्फ़ी कितने लोगों को पसंद है,
पेड़ा कितने लोगों को पसंद है और गुलाब जामुन किसको पसंद है और जलेबी किसको पसंद है, और उसको यहाँ पर वो अंकित करेंगे किसे, भरे गोले से। तो देखते हैं बर्फ़ी कितने लोगों को पसंद है। 1 2 3 4 5 और 6 लोगों को बर्फ़ी पसंद है, इसलिए उन्होंने यहाँ 6 गोला लगा दिया, इसका मतलब 6 लोगों को बर्फ़ी पसंद है। इसी तरीके से आप गिनेंगे और पाएंगे कि पेड़ा 4 लोगों को पसंद है, गुलाब जामुन 8 लोगों को पसंद है और जलेबी 2 लोगों को पसंद है। ठीक है, तो इसी सारणी को देखते हुए शिक्षिका ने एक नई सारणी तैयार की। उन्होंने कहा कि जैसा है बस उस चीज़ों को जितने लोगों को पसंद उसे टिक कर कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से हमारे आंकड़े और ज़्यादा सरल होंगे। अभी हम लोग आगे और आंकड़ों को और अधिक सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए